नमस्कार साथियों। अपन कक्षा 12 की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है, उस बुक का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र जो है उसका अध्ययन कर रहे थे। इसमें अपन ने 2 क्लास पहले ले ली है और इस क्लास में अपन एक बार हल्का सा अपन रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने इसके बारे में क्या पढ़ा था। जैसे कि अपन ने मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि ज्योग्राफी के बारे में अपन ने अध्ययन किया कि इसका अर्थ क्या होता है, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि ज्योग्राफी जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। इसके बाद में अपन ने अध्ययन किया था कि इसके 2 मूल रूप से घटक होते हैं, इस द प्राकृतिक तत्व और मानवीय तत्व। इसका अपन ने अध्ययन किया। इसके बाद में अपन ने अध्ययन किया था कि भूगोल की मूल रूप से 2 शाखाएं मानी जाती है, इस द भौतिक भूगोल और दूसरी मानव भूगोल, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भौतिक भूगोल का अध्ययन अपन ने 11th क्लास में किया है और इस द मानव भूगोल का अध्ययन अपन कौन सी क्लास में, 12th क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। बात करें आगे तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल 2 मूल शाखाएं हैं, जिसमें अपन ने देखा था कि भौतिक भूगोल की 4 शाखाएं हैं, स्थल मंडल, इस द जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल, जिसका अध्ययन अपन ने 11th क्लास में किया था। अब बात करते हैं मानव भूगोल की। तो मानव भूगोल की अपन ने बात करी थी कि मानव भूगोल में मानवीय तत्वों व प्राकृतिक तत्वों के मध्य अंतर संबंधों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अपन ने बात करी थी कि प्रकृति और मानव दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन करने वाला विषय ही कौन सा होता है, मानव भूगोल होता है। इसके बाद अपन ने बात करी थी कि जो ज्योग्राफी शब्द हैं ये सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया था, यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने ये शब्द दिया था और उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया में इसका उल्लेख किया था। और प्रथम बार ज्योग्राफी शब्द देने के कारण से ही इरेटोस्थनीज महोदय को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। और भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, वराह मेयर ने अपनी पुस्तक सूर्य सिद्धांत में। इसके बाद अपन ने आगे बात करी थी कि जो भूगोल है उसको अध्ययन करने के मूल रूप से 2 पद्धतियां होती है, एक क्रमबद्ध तरीका होता है और एक प्रादेशिक तरीका होता है। क्रमबद्ध में मैंने कल आपसे भी बात करी थी कि किसी एक कारक को लेकर संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में अध्ययन करना, और प्रादेशिक में किसी एक प्रदेश को लेकर सभी कारकों का क्या कर देना, अध्ययन करना। क्या कहलाता है, प्रादेशिक तरीका कहलाता, जिसके बारे में कल अपन ने बात कर ली थी। इसके बाद अपन ने बात करी थी कि मानव भूगोल जो विषय है इसकी स्थापना भौतिक कारकों पर आवश्यकता से अधिक वेटेज देने या आवश्यकता से अधिक महत्व देने के परिणाम स्वरूप तथा मानव को महत्व नहीं दिए जाने के कारण से इस द भूगोल मानव भूगोल की क्या होती है, स्थापना होती है। ये चीज अपन ने पढ़ी थी। इसके बाद अपन ने देखा था कि मानव भूगोल की मूल रूप से परिभाषाएं कौन सी है, जैसे रेडजेल महोदय के द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है, इस द एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार कौन सी परिभाषा है, और विडाल डिला ब्लास के अनुसार कौन सी परिभाषा दी गई है। इन चीजों का अपन ने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद अपन ने बात करी थी मानव भूगोल की प्रकृति की, कि मानव भूगोल में जो है वो भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उसकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा किया जाता है, जिसके बारे में कल अपन ने डिटेल से बात करी थी। इसी प्रकार से मानव भूगोल के अंतर्गत अन्य सामाजिक विज्ञानों के विषयों का क्या किया जाता है, समावेश करके उनका भौगोलिक कारकों के साथ अध्ययन किया जाता है। ये बात अपन ने कर ली थी। उसके बाद अपन ने बात करी थी कि मानव भूगोल में प्रकृति व मानव के बीच के अंतर संबंधों की क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। तो ये मूल मानव भूगोल की प्रकृति से संबंधित अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये टॉपिक आप बता सकते हैं कि मानव भूगोल है, जो मानव भूगोल की प्रकृति है उसमें सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों का, जैसे इतिहास है, मैंने आपको कल बताया था, अर्थशास्त्र है, समाज शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, जब इनका अध्ययन भौगोलिक
भौगोलिक कारकों को जोड़ते हुए किया जाता है तो वही क्या बन जाते हैं, मानव भूगोल की शाखाओं का विकास होता है। इसके बाद अपन ने बात करी थी कि भौतिक पर्यावरण के तत्व कौन कौन से होते हैं। ये प्रश्न आपके बन सकता है कि भौतिक पर्यावरण के जैसे भू आकृतियां हैं, मृदाएं हैं, वनस्पति है, जलवायु, जल, सागरीय भाग, प्राणी जात व वनस्पति जात, ये सब क्या है, अपने भौतिक पर्यावरण के तत्व होते हैं। इसी प्रकार से मानवीय तत्व जिनकी उत्पत्ति मानव की वजह से हुई है, जैसे कृषि, खनन, आवास, ये सब क्या हैं, मानवीय तत्व होते हैं। उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, इन सब की उत्पत्ति किसकी वजह से हुई है, मानव की वजह से। आगे अपन बात करें तो नेक्स्ट आती है मानव भूगोल की विचारधाराएं। कल इसके बारे में अपन ने डिटेल से बात करी थी कि मानव भूगोल की विचारधाराएं क्या है, अर्थात मानव भूगोल में जो इसकी जो मूल रूप से दो तत्व होते हैं, प्रकृति और दूसरा है मानव। ये दोनों जो तत्व हैं, इन दोनों तत्वों के बीच के संबंधों की जो व्याख्या अपन कर रहे हैं, इसी व्याख्या के तहत मानव भूगोल की विचारधाराओं का क्या होता है, विकास होता है। अब दो तत्व होंगे तो एक विचारधारा किसी एक तत्व को महत्व देगी, दूसरी विचारधारा किसी दूसरे तत्व को महत्व देगी, और कुछ जो है वो दोनों को क्या देंगे, समान वेटेज देंगे। कल अपन ने इसके बारे में डिटेल से बात करी थी। अब बात करते हैं अपन मानव भूगोल की सबसे इंपॉर्टेंट जो विचारधारा है वो है मानव का प्राकृतिकरण। प्रश्न आपका यहां से बनता है सीधा कि मानव का प्राकृतिकरण विचारधारा क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि जिसके पीछे करण लगा हुआ है, जैसे प्राकृतिकरण मतलब मानव का क्या किया गया, प्राकृतिकरण किया गया, अर्थात मानव को प्रकृति के अनुसार ढाला गया। इसी प्रकार से इस विचारधारा को अपन निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं, इसी विचारधारा को अपन पर्यावरणवाद के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से इसको वातावरणवाद भी कहते हैं, इसको प्रकृतिवाद भी कहा जाता है, और इसको डिटरमिनिज्म विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कई सारे जो आपको दिख रहे हैं नेम, इनमें से आपको कोई सा भी नेम उठा के दिया जा सकता है कि निश्चयवाद क्या है साहब, इस द पर्यावरणवाद क्या है, वातावरणवाद क्या है, या प्रकृतिवाद क्या है। तो मैंने कल आपको बताया था कि मानव का प्राकृतिकरण अर्थात प्रकृति व मानव के बीच के अंतर संबंधों की व्याख्या में जब प्रकृति को क्या दिया जाए, अधिक महत्व दिया जाए, वह मानव को इसके मुकाबले क्या माना जाए, एक निष्क्रिय अभिकर्ता के रूप में माना जाता है, तो इस विचारधारा को ही क्या कहा जाता है, निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसमें किसको महत्व दिया जा रहा है, प्रकृति को अधिक महत्व दिया जा रहा है, किसके मुकाबले, मानव के मुकाबले। इसमें इस विचारधारा के लोग कहते हैं कि प्रकृति के बिना मानव कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रकृति संसाधन उपलब्ध करवाती है, प्रकृति उसके सामने संभावनाएं व्यक्त करती है, तब जाके मानव क्या करता है, उन संभावनाओं का प्रयोग करते हुए अपने आप को विकसित बनाता है। लेकिन जब तक प्रकृति अपने संसाधन उपलब्ध नहीं करवाएगी, क्या मानव विकास कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। जैसे कि रेगिस्तानी क्षेत्र में आपको फर्नीचर की आवश्यकता है, लकड़ी के फर्नीचर की, लेकिन वहां पे प्रकृति ने आपको पेड़ ही नहीं दिए, तो क्या प्रकृति वहां पे पेड़ बिल्कुल भी नहीं है तो क्या फर्नीचर बनाना संभव होगा, क्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर लकड़ी है ही नहीं, प्रकृति ने अपने को संसाधन उपलब्ध ही नहीं करवाया है। तो इस विचारधारा के लोग कहते हैं कि प्रकृति ही क्या है, सब कुछ है।
प्रकृति ही मनुष्य के खान पान, रहन सहन, उसकी विचारधाराएं, उसकी शारीरिक संरचना को क्या करती है? निश्चित करती है, उसको नियत करती है। इसी कारण से नियत करने के कारण से इस विचारधारा को अपन नियतिवाद के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ गई क्या? मतलब इस मानव व प्रकृति के अंतर संबंधों की व्याख्या में जब प्रकृति को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में तथा मानव को एक निष्क्रिय अभिकर्ता के रूप में माना जाता है, तो ये विचारधारा ही निश्चयवाद या प्रकृतिवाद के रूप में जानी जाती है। ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है, केवल आपको इतना सोचना है कि प्रकृतिवाद क्या है कि जिसमें प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, मानव को एक निष्क्रिय अभिकर्ता माना गया। अब बात आगे करें तो इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति ही मानव की शारीरिक संरचना, उनके खान पान, रहन सहन आदि को प्रभावित करती है तथा मानव के संपूर्ण व्यवहार, क्रियाकलाप तथा शारीरिक संरचना को नियत व निश्चित करती है। अतः इस विचारधारा के अनुसार मानव का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? प्राकृतिकरण हो जाता है। समझ आ रही है? मतलब प्रकृति मनुष्य को पूरी तरीके से क्या कर लेती है? अपने अनुसार ढाल लेती है। अर्थात इस विचारधारा में कहा गया है कि जब मनुष्य प्रकृति के अनुसार ढल जाता है तो वो प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए क्या करता रहता है? अपना विकास करता रहता है। समझ में आ रही है? मतलब क्योंकि प्रकृति जो है वो मनुष्य को अपने अनुसार ढालने का क्या करती है? प्रयास करती है। अब जैसे कि इस विचारधारा को मानने वाले लोग कहते हैं, जैसे कि हेरोडोटस महोदय, जो इतिहास के पिता के नाम से इनको जाना जाता है, इनको भूगोल में ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ फादर के रूप में इनको जाना जाता है, फादर ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी के रूप में ये जाने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि मिस्र नील नदी का क्या है? वरदान है। अब इसमें नील नदी क्या है? एक प्राकृतिक तत्व। नदी किसके द्वारा निर्मित की गई है? प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई है। तो उन्होंने कहा है कि मिस्र की जो सभ्यता विकसित हुई है, इस सभ्यता को विकसित करने में किसका योगदान है? नील नदी का। समझ आ रही है? अब इसमें भी किस तत्व को महत्व दिया गया है? इस प्रकृति के तत्व को महत्व दिया गया है। समझ में आ रही है? मतलब इस विचारधारा कोटेशन ही आपका ये पूछा जा सकता है कि मिस्र नील नदी का वरदान है। इस कोटेशन के अनुसार इसमें कौन सी विचारधारा परिलक्षित होती है? अब इसमें किसको महत्व दिया है? प्रकृति को। तो कौन सी विचारधारा हो जाएगी? निश्चयवाद या प्रकृतिवाद या वातावरणवाद या पर्यावरणवाद। सीधी सी बात है। अब आगे बात करें तो इस वाक्य में हेरोडोटस महोदय ने मिस्र सभ्यता के विकास में नील नदी के प्राकृतिक तत्व को क्या दिया है? महत्वपूर्ण माना है। आगे बात करें तो इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति के साथ पूर्णतया सामंजस्य रखते हुए क्या करता है? अपना विकास करता है। अर्थात वो प्रकृति के साथ क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ सामंजस्य रखते हुए अपना विकास करता है। जैसे कि आज से 50 साल पहले या आज से 100 साल पहले देखें तो मानव इतना भौतिकवादी नहीं था। उसको जितनी आवश्यकताएं थी वो सारी की सारी वो कहां से ग्रहण करता था? प्रकृति से ही ग्रहण करता था। जैसे कि कंदमूल, फल फूल उसे प्रकृति से ही प्राप्त होते थे, जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही वो ग्रहण करता था। पेड़ों को बिना किसी कारण से वो नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन आज मानव के अंधाधुन भौतिकवादी होने की वजह से मानव ने क्या कर दिया है? प्रकृति का दोहन करना शुरू कर दिया। अंधाधुन तरीके से क्या काटे जा रहे हैं? वन काटे जा रहे हैं। तो ये प्रकृति के साथ क्या हो रहा है? खिलवाड़ हो रहा है। प्रकृति को नियंत्रित करने का मानव का क्या है? ये प्रयास है। तो इस तरीके से इस जो
परिभाषा है या अपन कहेंगे जो विचारधारा है, इस विचारधारा में प्रकृति को एक महत्वपूर्ण कारक माना गया। दूसरी विचारधारा की अपन बात करें जिसके बारे में कल अपन ने बात करी कि संभववाद या प्रकृति का मानवीकरण। अब इसमें क्या बात कही गई है? प्रकृति का मानवीकरण, अर्थात प्रकृति को किसके अनुसार ढाला जा रहा है? मानव के अनुसार। अर्थात इस विचारधारा के लोग कहते हैं कि मानव ने अपने ज्ञान, बुद्धि व तर्क क्षमता के बल पर प्राकृतिक तत्वों को चेंज करके क्या कर दिया है? मानव के अनुसार ढालना शुरू कर दिया, या मानव के अनुसार उसने ढाल दिया है। जैसे कल ही मैंने आपको बताया था कि जैसे कि एसी का विकास करके इस गर्म माहौल में भी अपने को ठंड का एहसास करवाया गया, इसी प्रकार से हीटर का विकास करके अत्यधिक ठंड में भी अपने को क्या किया गया? गर्म माहौल प्रदान किया गया। तो ये क्या है? प्रकृति के विपरीत जाकर मानव ने भौतिकवादिता का क्या किया है? विकास किया। तो इस विचारधारा में यही कहा गया है कि इस विचारधारा में मानव को अधिक महत्व दिया गया है, प्रकृति को उसकी अपेक्षा कम महत्व दिया गया। इस विचारधारा में मानव के बुद्धि और ज्ञान, उसकी प्रौद्योगिकी जो क्षमता है, टेक्नोलॉजिकल जो पावर है, उसको क्या दिया गया है? अधिक महत्व दिया गया। जैसे कि मानव प्रकृति के अंतर संबंधों की व्याख्या में जब मानवीय कारकों को अधिक महत्व दिया जाता है तथा प्रकृति को कम महत्व दिया जाता है, तो इस विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना जाता है। ये चीज मैंने आपको बता दी है। इसके बाद अपन बात करें कि इस विचारधारा के अनुसार मानव ने अपने ज्ञान, बुद्धि व तर्क क्षमता के बल पर प्रकृति को अपने अनुसार ढालने का क्या किया है? प्रयास किया है। प्रकृति का मानवीकरण करने का अर्थात प्रकृति को मानव ने अपने अनुसार ढालने का क्या कर लिया है? प्रयास कर लिया है। उसको जहां अपना स्वार्थ नजर आ रहा है, चाहे प्रकृति को चाहे कितना भी नुकसान हो, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करना होता है। देखो, विनाश और विकास दोनों एक साथ चलने वाली प्रोसेस है। विनाश होगा तभी क्या होगा? विकास होगा। विनाश के बिना आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन प्रकृति ये चाहती है कि आपने अगर विनाश किया है तो उसके साथ साथ पुनः आप प्रकृति का क्या करो? संरक्षण भी करो। जैसे कि ये कोई भी आपकी 2 लेन जा रही है, 2 लेन का हाईवे बना हुआ है, ठीक है। इस हाईवे के दोनों तरफ लगभग 10 किलोमीटर तक क्या लगे हुए हैं? पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको विकास करना है, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, संसाधनों का तीव्र गति से विकास हो रहा है, तो अपन इस 2 लेन से तो अपनी जिंदगी नहीं काट सकते कि साहब पेड़ लगे हुए हैं तो हम सड़क को चौड़ा नहीं कर सकते, ये तो संभव है ही नहीं है। अगर अपने को विकास करना है, अपनी तीव्रता को अपने को बढ़ाना है, तो विकास तो करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे? पेड़ों को काटना पड़ेगा। अब मुझे से जैसे इसको 6 लेन बनाना है या 4 लेन बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? इन पेड़ों को काटूंगा। और मैंने सड़क को क्या कर दिया? 6 लेन कर दिया सब। अब मेरा कर्तव्य क्या बनता है? क्या यही विकास खत्म हो जाता है क्या? अब क्या है विकास? विकास कहता है, संरक्षण कहता है कि इस लेन के दोनों तरफ आप वापस क्या लगाइए? पेड़ लगाइए, ताकि आपने प्रकृति का जो नुकसान किया है उसकी वापस क्या की जाए? भरपाई की जा सके। यही क्या है? विकास है। लेकिन मानव अंधाधुन जो विकास की होड़ चल रही है, इस विकास की होड़ में मानव केवल आगे बढ़ना चाहता है, पीछे जो उसने विनाश किया है उस पे मानव का कोई ध्यान नहीं है।
तो इस विचारधारा के लोग यही मानते हैं कि मानव ने अपनी बुद्धि और तर्क क्षमता के बल पर प्रकृति को अपने अनुसार ढालने का क्या किया है, प्रयास किया है। आगे बात करें, अतः मानव ने अपनी प्रौद्योगिकी व ज्ञान के बल पे प्राकृतिक भूदृश्यों को किसमें बदल दिया है, सांस्कृतिक भूदृश्यों में बदल दिया है। अर्थात जो प्राकृतिक चीजें थी, प्रकृति के अनुसार जो चीजें थी, उन चीजों को अपन ने किसमें बदल दिया है, आज सांस्कृतिक भूदृश्यों में बदल दिया। जैसे कि आज के 500 साल पहले या 600 साल पहले या किशनगढ़ में केवल और केवल चट्टानें होती थी, पठार होते थे, मैदान हुआ करते थे, लेकिन आज मानव ने अपनी बुद्धि के बल पे, अपने ज्ञान के बल पर यहाँ क्या कर दिया है, नगर का विकास कर दिया। तो पहले यहाँ पर क्या थे, प्राकृतिक भूदृश्य, अब क्या हो गए हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य। किसने बदले हैं, मानव ने, अपने ज्ञान के बल पे, अपनी बुद्धि के बल पे। तो इस विचारधारा के लोग यही कहते हैं, अर्थात संभववाद विचारधारा के जो लोग हैं वो यही मानते हैं कि मानव ने अपनी बुद्धि और ज्ञान के बल पर क्या किया है, विकास किया। ये लोग कहते हैं कि अमेरिका जो राष्ट्र है या जो अमेरिकी महाद्वीप है, इन महाद्वीपों में 1492 से पहले कोई विकास नहीं था। किस विचारधारा के लोग, संभववादी लोग कहते हैं कि 1492 से पहले अमेरिका में केवल आदिवासी जो लोग हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में अपन क्या कहते हैं, रेड इंडियन के नाम से इनको जाना जाता है, ये लोग वहां पर निवास करते थे। अर्थात वहां पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं था। लेकिन 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा जब अमेरिका की खोज की गई, नई दुनिया की खोज की गई, और वहां पर यूरोपियन कंट्रीज से जब विकसित मानव, अर्थात जो मॉडर्न मानव था, या जब अपन कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी से लैस मानव जब अमेरिका में पहुंचता है, तो आप देखो कि आज इस देश को विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री बना दिया। किसने बनाया है, मानव ने। भाई इस विचारधारा के लोग कहते हैं कि 1492 से पहले भी संसाधन तो मौजूद थे वहां पे। भाई संसाधन तो जो आज हैं वो भी पहले भी मौजूद थे, लेकिन पहले विकास क्यों नहीं हुआ। पहले भी विकास होना चाहिए था, लेकिन विकास क्यों नहीं हुआ। तो ये लोग कहते हैं कि जब यूरोपियन कंट्री से यहां पर विकसित मानव पहुंचता है, जो अपनी ज्ञान और बुद्धि में उच्च क्षमता लिए हुए था, वो व्यक्ति वहां पर पहुंचते हैं और वहां के संसाधनों को मानव के योग्य बनाते हैं। और इसी वजह से आज अमेरिका विश्व का क्या है, सबसे शक्तिशाली और इकोनॉमी के मामले में सबसे टॉप कंट्रियों में से माना जाता है। तो ये किसकी वजह से हुआ, मानव की वजह से। तो निश्चयवाद प्रकृति पे ज्यादा जोर देता है, संभववाद मानवीय क्षमताओं पर ज्यादा जोर देता है। ये बात अपन ने करी। इसके बाद अपन बात करें तो ये जो विचारधारा है, कौन सी विचारधारा, संभववादी जो विचारधारा है, इस विचारधारा को मानने वाले लोग अधिकांश कहां के थे, विद्वान फ्रांस के। कहां के थे, फ्रांस के। फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित विचारधारा के लोग माने जाते हैं। और जो निश्चयवादी विचारधारा है, इस निश्चयवादी विचारधारा को जो मानने वाले लोग थे वो कहां के थे, अधिकतर जर्मनी के। कहां के थे, जर्मनी के। जैसे हम्बोल्ट है, रिटर हैं, ये जो सभी विद्वान आपके, रेटजेल महोदय हैं, ये सभी कहां के थे, आपके जर्मनी के। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें अपन, तो नेक्स्ट जो विचारधारा है वो है नव निश्चयवाद या रुको जाओ निश्चयवाद। अब इसमें क्या है कि ये एक नई विचारधारा है जिसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। ये ग्रिफिथ टेलर जो महोदय थे वो ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता थे, और उन्होंने 1920 ईस्वी में इस नव निश्चयवादी विचारधारा का क्या किया था, प्रतिपादन किया। उन्होंने ये जो बात कही, इस विचारधारा में उन्होंने बताया कि न तो प्रकृति हावी है और न ही मानव हावी।
अगर किसी भी क्षेत्र का विकास संभव है तो वो दोनों के सामंजस्य से ही संभव हो सकता है। अर्थात मानव चाहे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं तो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। मानव के पास कितना भी ज्ञान हो लेकिन संसाधन नहीं है तो क्या विकास हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। और कितने ही संसाधन हो, अगर ज्ञान नहीं है, तकनीक नहीं है, तो आप विकास नहीं कर सकते। समझ में आ रही है? विकास तो कब संभव है? जब दोनों में सामंजस्य हो, जब दोनों को आपस में मिलाया जाता है, दोनों को समान रूप से चलाया जाता है, तब ही किसी क्षेत्र का क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। ये कहते हैं कि अफ्रीका में संसाधन तो मौजूद है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है। वहां पे ज्ञान और बुद्धि की क्या है? अभी कमी है। इसकी वजह से अफ्रीका विश्व का सबसे गरीब महाद्वीप माना जाता है। अपन बात करें यूरोप महाद्वीप की, वहां पे मानव के पास क्षमताएं तो है, टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन संसाधन नहीं है। इतनी मात्रा में संसाधन नहीं है जितनी मात्रा में होने चाहिए। तो मानव ने वहां पे अपनी क्षमताओं और संसाधनों से दोनों का मेल करा के क्या कर लिया है? अपने आप को विकसिततम बना लिया और विकसिततम अवस्था में बने रहने का वो क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। अतः संसाधन नहीं होते हुए भी मानव क्या करता है? अपने विकल्प ढूंढ के अन्य चीजों से उस चीज की कमी की क्या करना चाहता है? पूर्ति करना चाहता है। जैसे कि आपके पास जैसे लोहे की कमी होने लगी तो अपन ने एल्यूमिनियम का प्रयोग करना शुरू कर दिए। जब एल्यूमिनियम का प्रयोग कम होने लगा था और उसकी कमी होने लगी तो अपन ने प्लास्टिक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अपन सबसे पहले कोयले का प्रयोग करते थे। जब कोयले की कमी हुई तो डीजल पेट्रोल का प्रयोग करना शुरू कर दिया अपन ने। जब डीजल पेट्रोल की भी कमी होने लगी तो अपन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया। किया है कि नहीं किया? अब अपने को लग रहा है कि जो तापीय ऊर्जा है उसकी अपने पास कमी हो रही है, जो कोयला पेट्रोल से बनाई जाती है उसकी कमी हो रही है, तो अपने जो एनर्जी ग्रीन एनर्जी है उसकी ओर अपने को डाइवर्ट कर लिया। जैसे जो अपनी जल विद्युत होती है, इसी प्रकार से सूर्य ताप होता है, इसी प्रकार से पवन ऊर्जा होती है, ज्वारीय ऊर्जा होती है, इस तरफ अपने को क्या कर लिया? अपन ने डाइवर्ट कर लिया। तो मानव संसाधन होने चाहिए, उसके पास विकल्प होने चाहिए। संसाधन और विकल्प है तो मानव अपनी क्षमताओं से क्या कर सकता है? किसी भी क्षेत्र का विकास कर सकता है। जैसे कि किसी देश के पास कुछ भी नहीं है, केवल मानव ज्ञान है, तो क्या विकास संभव है? क्या नहीं है। संसाधन है ही नहीं कुछ करने के लिए तो विकास कहां से होगा? और संसाधन है लेकिन मानवीय ज्ञान नहीं है तो भी विकास नहीं हो सकता। लेकिन संसाधन कम है और मानवीय ज्ञान है तो विकास संभव हो सकता है, क्योंकि मानव अपनी बुद्धि ज्ञान क्षमताओं से क्या ढूंढ लेगा? उन संसाधनों में से ही विकल्प ढूंढ लेगा। समझ में आ रही है? जैसे जापान के पास में संसाधन कम है लेकिन मानवीय ज्ञान अधिक है, तो उसने आपको बता दूं कि इस्पात के मामले में दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्रियों में अपना स्थान रखता है। वो पूरी दुनिया से स्क्रैप खरीदता है, कुछ अपना संसाधन मिलाता है और दुनिया में इस्पात के मामले में क्या पहुंच गया? वो टॉप कंट्रियों में पहुंच गया। जबकि उसके पास लोहे के संसाधन जो हैं, लोहे के अयस्क जो हैं वो बहुत कम मात्रा में है, लेकिन वो पूरी दुनिया से क्या खरीदता है? जो स्क्रैप होता है, कबाड़ का जो लोहा होता है उसे खरीदता है और वहां पे अपने टेक्नोलॉजी की वजह से पुनः क्या निर्मित करता है? नया इस्पात बनाता है और पूरे विश्व में क्या करता है? सप्लाई करता है। जब संसाधन है लेकिन मानवीय ज्ञान भी है तो उस देश का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। और यही बात इसमें बताई गई है कि
रुको व जाओ नियतिवाद अपने को यही कहता है कि किसी भी क्षेत्र का जो विकास है वो मानवीय ज्ञान और संसाधन अर्थात प्रकृति व मानव दोनों के सामंजस्य से ही क्या है संभव हो सकता है। अर्थात इस विचारधारा में प्रकृति व मानव दोनों को क्या दिया गया है, समान महत्व दिया गया है। इस विचारधारा के अनुसार किसी भी क्षेत्र का विकास प्रकृति व मानव दोनों को समान महत्व देने से ही हो सकता है। मानव प्रकृति पर केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके ही क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। अब मानव चाहे कि मैं अपनी मनमर्जी करूंगा तो प्रकृति क्या हो जाएगा, विनाश निश्चित है। जैसे कि आपको पता है अपने यहां पर जो नर्मदा नदी पर एक सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, मतलब उसके ऊपर विकास अपन ने कर लिया, उसकी ऊंचाई काफी हो गई। अब ऊंचाई होने से क्या हो रहा था, उसके डूब क्षेत्र में कई गांव आ रहे थे, लेकिन अपन क्या देख रहे थे, केवल विकास देख रहे थे कि अपने को क्या करना है, विकास करना है। तो इसी प्रकार से कई इस प्रकार के डैम हैं जो अपने देश में विकास के लिए तो सही है, लेकिन वो प्रकृति का अंधाधुंध विकास करके क्या किए गए हैं, विनाश करके इस स्तर पर लाए गए। समझ आ रहेगा। जैसे कि अपने इस भिलांगना और भागीरथी नदी है हिमाचल प्रदेश में, वहां पर अपने एक बांध बनाया गया है जो अपने भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 260 मीटर ऊंचा बांध है। इस बांध का कई जो पर्यावरणविद है कई पर्यावरणविद है जिन्होंने इसका क्या किया है, विरोध किया कि इस बांध की आप इतनी ऊंचाई मत करिए। क्यों? क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा क्षेत्र भूकंप प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। अब आप देखें 260 मीटर ऊंची कोई दीवार अपन खड़ी करेंगे तो उसके पीछे का जो क्षेत्र है वो कितना बड़ा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं, कितना विशाल मात्रा में उसमें जलराशि होगी। अगर उस भूकंप प्रभावित क्षेत्र में होने की वजह से अगर किसी वजह से वो पूरा बांध टूटता है तो आप सोचो कि कितना प्रकृति का नुकसान होगा, साथ में कितनी मानवीय क्षति होगी। तो क्या ये विकास जो कर रहे हैं अपन, ये सही है क्या? क्या प्रकृति को अपन ने सही तरीके से संभव बना के विकास किया है क्या? नहीं किया है। अपन ने विकास के लिए उस डैम को बना तो दिया है, लेकिन वो किसी भी स्थिति में आप इतने बड़े डैम को बना रहे हो तो सोचो प्रकृति का कितना विनाश हुआ होगा, कितने जंगल डूब क्षेत्र में आए होंगे, कितने गांव डूब क्षेत्र में आए होंगे, और कितने जो अपने वन्य जीव हैं वो डूब क्षेत्र में आए होंगे। लेकिन विकास हमेशा विनाश की होड़ पे ही आगे बढ़ता है। अगर विनाश नहीं होगा तो विकास भी नहीं होगा। तो ये बात यही कहते हैं इस विचारधारा वाले लोग कि प्रकृति और मानव दोनों में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। न तो प्रकृति को मनुष्य पर विजय पाने की लालसा रखनी चाहिए, उसे दबाने की लालसा रखनी चाहिए, और न ही मानव को प्रकृति को जीतने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्योंकि मानव जितना ज्यादा क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, उतनी ही कई सारी अपने क्या हो रही है, प्राकृतिक परिवसानियां या अपन कहें कि पर्यावरणीय जो दुर्घटनाएं अपने को देखने को मिल रही है। जैसे कि मानव ने CO2 को ज्यादा बढ़ाया तो ग्रीन हाउस का अपने को देखने को प्रभाव मिला, या अपन ग्लोबल वार्मिंग के रूप में उसको जान सकते हैं। जितनी ज्यादा अपने हानिकारक गैसों को छोड़ा है, अम्लीय वर्षा के रूप में अपने सामने आ रही है। जितना ज्यादा अपन ने कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ा है, सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़ा है, उतनी ही मात्रा में अपनी ओजोन जो लेयर है वो क्या होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है, और पराबैंगनी किरणें धरातल पे
आप अपने जो स्किन कैंसर है या जो आंखों का जो अपनी रोशनी है उस पे उसका क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। तो जितना मानव विकास कर रहा है उतनी ही ज्यादा प्राकृतिक परेशानियां अपने सामने आती जा रही है। तो मानव को विकास करना चाहिए, लेकिन प्रकृति के नियमों में रहकर विकास करना चाहिए। उसे इतना विनाश नहीं करना चाहिए कि अपने को तो संभवतः अपने को फायदा हो लेकिन प्रकृति को क्या हो, नुकसान हो। जैसे कि अपन अंधाधुंध मात्रा में परिवहन के साधनों का क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, उद्योग धंधों का विकास कर रहे हैं, तो साथ में अपने को वनों का भी क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। पेड़ पौधे अपने को लगाने चाहिए, वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। और भी कई चीजें हैं जिनको अपने को बचाना चाहिए, उनको संरक्षित करने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अब बात करें अपने को, तो ग्रिफिथ टेलर ने इस विचारधारा को रुको व जाओ निश्चयवाद के नाम से भी संबोधित किया। इस विचारधारा में उन्होंने कहा है कि जो प्रकृति है वो एक ट्रैफिक हवलदार की भांति होती है जो मानव को रोकती है। जैसे ट्रैफिक हवलदार होता है, आपको पता होता है चौराहे पे एक ट्रैफिक हवलदार होता है जो सामान्य रूप से अपने को क्या करता है, कई रास्ते होते हैं यहाँ पर, इधर भी रास्ता जा रहा है, इधर भी रास्ता जा रहा है, इधर भी रास्ता जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो ट्रैफिक हवलदार अपने को क्या करता है, रोकता है। उसके बाद अपन विचार करते हैं कि अपने को कौन से रास्ते पर जाना है। अर्थात इस विचारधारा के लोग कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य को क्या देती है, संभावनाएं देती है, उसके सामने विकल्प रखती है कि आपको कौन से विकल्प का चुनाव करना आपके लिए क्या रहेगा, उचित रहेगा। जैसे कि आपके सामने 5 नौकरियां रख दी गई, फौजी की नौकरी रख दी गई, पुलिस की, डॉक्टर की, लॉयर की, टीचर की। अब आप में से क्या करना है, इनका चुनाव करना है। जिसकी जैसी योग्यता हो वो उस नौकरी का क्या कर ले, चुनाव कर ले। बिल्कुल हष्ट फुट लंबा कट्टा है तो वो किसका चुनाव कर लेगा, फौज की नौकरी का, आर्मी का चुनाव कर लेगा। जो पढ़ाने में इंटरेस्ट रखता है वो पढ़ाने का क्या कर लेगा, चुनाव कर लेगा। तो इस विचारधारा कहती है कि प्रकृति जो है वो मनुष्य के सामने कई प्रकार की संभावनाएं रखती है और मनुष्य उन संभावनाओं में से क्या करता है, अपनी उचित संभावनाओं का चुनाव करता है और उसके अनुसार ही वो आगे बढ़ता है। इसमें कहा गया है कि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है, रुको। पीली बत्ती का अर्थ रुककर विचार करना कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, और हरी बत्ती का अर्थ होता है जाओ, स्टॉप एंड गो। रुको, विचार करो और आगे बढ़ो। ये विचारधारा किस नाम से जानी जाती है, नव निश्चयवाद के नाम से जानी जाती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति मनुष्य को कई संभावनाएं प्रदान करती है और मनुष्य इन संभावनाओं पर विचार कर उचित निर्णय लेकर क्या करता है, आगे बढ़ता है। अतः प्रकृति व मानव दोनों के सामंजस्य से ही किसी भी क्षेत्र का क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। अब बात करें आगे, कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं जैसे कि कल्याण परक भूगोल। इस विचारधारा में कहा गया है कि इस विचारधारा में लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों पर क्या दिया गया है, बल दिया गया कि मानव के सामाजिक कल्याण को अपने को क्या देना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे कि उनके आवास, स्वास्थ्य व शिक्षा। इसी प्रकार से आमूलवादी विचारधारा या रेडिकल विचारधारा या क्रांतिकारी विचारधारा, ये विचारधारा कहती है कि वर्तमान में जो समस्याएं अपने सामने हैं उन समस्याओं का मूल कारण जो है वो पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं। समझ में आ रही है? अर्थात तो रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं वो रूढ़िवादी परंपराएं अपने को क्या नहीं करने दे रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही। अर्थात ये जो आमूलवादी विचारधारा या रेडिकल विचारधारा या क्रांतिकारी विचारधारा है वो किससे संबंधित है,
कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से संबंधित मानी जाती है। अब प्रश्न आपका यहां से बन सकता है कि कौन सी विचारधारा कार्ल मार्क्स से प्रभावित मानी जाती है? कौन सी विचारधारा? आमूलवादी विचारधारा या रेडिकल विचारधारा या क्रांतिकारी विचार? नेक्स्ट, व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा में मानव के प्रत्यक्ष अनुभव पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है कि मानव क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, उसके बाद में उस पर क्या होना चाहिए? अमल होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें तो मानव भूगोल के क्षेत्र व उप क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे कि सामाजिक भूगोल मानव का क्या है? एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जैसे उप क्षेत्र इसका व्यवहारवादी भूगोल है, सामाजिक कल्याण का भूगोल है, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। प्रश्न आपका यहां से बन सकता है कि सामाजिक भूगोल के किन्हीं 4 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो ये आपको याद हो जाने चाहिए। इसी प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजनीतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। तो निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। इसी प्रकार से नगरीय भूगोल, इसी प्रकार से जनसंख्या भूगोल है, आवासीय भूगोल है, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में आपके संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, व्यापारिक भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। ये आर्थिक भूगोल की क्या है? मूल शाखाएं मानी जाती है। और इसी के साथ ही आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में जो बुक है उसका भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र जो अपना अध्याय चल रहा था वो यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है। ठीक है। अब कुछ शब्दावली या क्वेश्चन आपको जैसे पता होने चाहिए, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है कि संभववाद क्या होता है, इसी प्रकार से निश्चयवाद क्या होता है। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। इसी प्रकार से कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से अभी मैंने बताया आपको कि आर्थिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए, या सामाजिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए, या राजनीतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। प्रश्न ये यहां से बनेंगे आपके। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित कौन सी विचारधारा मानी जाती है, जैसे कि व्यवहारवाद। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। ओके, थैंक यू।